गोल अचीवर्स में। और ये जो लेक्चर है हमारा ये है फिजिक्स का, और फिजिक्स में हम आज कवर करने वाले हैं शिफ्ट अपना 1 का 2018 का पेपर। शिफ्ट 1 का 2018 का मैथ्स का पोर्शन मैंने आपको कल करवा दिया था। ये आज आपका जो है शिफ्ट 1 का 2018 का फिजिक्स का पेपर है। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे पहले हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय यूजिंग द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको ये मटेरियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आई नो, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ इससे रिलेटेड। गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो खुल जाए आज के जो है अपने न्यूमेरिकल्स करना, मतलब 2018 का शिफ्ट 1 का फिजिक्स का जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि हमारी इनमें से कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट को शो करता है। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद में इसमें आपको और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा दूंगी कि आपका बाकी और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो देखिए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो है वो मटेरियल्स का है टॉपिक। मैंने अभी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया है, देखती हूँ उसको अगर पॉसिबल हुआ तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, देखिए आप ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपके जो मटेरियल्स होते हैं ना उनमें जो अंदर एटम्स होते हैं उनका कुछ कुछ अलाइनमेंट होता है। कोई इस तरह अलाइंड है, कोई इस तरह अलाइंड है, कोई रिवर्स अलाइंड है। अलाइनमेंट किसके बेसिस पर है? जो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक है फील्ड, जो उसका डोमेन है उसके बेसिस पे वो अरेंज होते हैं। तो इस अरेंजमेंट के बेसिस पर एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक, एक एंटी फेरो भी होता है और फिर एक फेरी भी होता है। ठीक है, बट अभी हम इन तीनों की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें से आपका ये जो होते हैं 3 मटेरियल्स, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद पढ़ा दूंगी, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन में देखिए। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये इस तरह से इसके जो है एटम्स वो इस डोमेन में अलाइन है। अब प्रेशर अप्लाई होने से या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होने से, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से, किसी भी वजह से आपका ये जो डोमेन के अंदर अरेंज होते हैं इनकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब डायरेक्शन बदल जाएगी। सपोज ये ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, या इधर मूव कर जाएगा, या इधर मूव कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हो जाता है इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो आपका चेंज आया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अब ये कौन से मटेरियल में होता है? तो देखिए ये होता है आपके फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक में जब ये इफेक्ट होता है तो ये चेंज होकर कोई और टाइप के मटेरियल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है वो चेंज होता है बेसिकली ज़्यादातर आपका ये चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्यूरी वेल्स लॉ भी यही शो करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। खैर मैं सब पढ़ाऊंगी, भी आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं आपको ना कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ इनके बारे में, मटेरियल्स के बारे में, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि कौन सा मटेरियल क्या होता है। देखो बेसिकली अगर आप समझोगे तो आप ऐसे लगाओ, इधर हो गया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनके बेसिस पे मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी आपको। देखिए सबसे पहले डायमैग्नेटिक कौन सा होता है? ये आपका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेट होता है, उससे ये रेपल करता है, मतलब दूर भागता है। इस डायमैग्नेटिक वेव जो होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, सपोज ये मैग्नेट रखा है, अगर ये डायमैग्नेटिक इधर से ये हैं आपके पार्टिकल्स, तो ये इससे मैग्नेट से दूर जाकर ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, बट बहुत थोड़ा सा, मतलब क्या बोलेंगे, वीकली अट्रैक्टिव। ठीक है, वीकली अट्रैक्टिव मतलब, या सिर्फ अट्रैक्टिव आप बोल सकते हो कि आपका ये जा रहा था, यहाँ से जा रहा था और ये हल्का सा ऐसे मूव हो गया और ये ऐसे चला गया।
ये जा रहा था, हल्का सा मूव हो गया, चला गया। अब फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। अब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है तभी तो जब मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई होता है तो इसमें चेंजेस आ जाता है। कितना स्ट्रांगली अप्लाइड होता है कि आपका सपोज से मटेरियल रखा था, यहाँ से ये आपकी वेव जानी थी यहाँ से इतनी दूर से, लेकिन वो भी इधर खिंच जाती है, सब ऐसे अंदर अंदर सब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा होता है फेरोमैग्नेटिक। बेसिकली आपको ये पता चल गया कि आपका डायामैग्नेटिक कौन सा होता है, पैरा कौन सा होता है, फेरो कौन सा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। इसमें हो जाएगा आपका गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एयर, हाइड्रोजन, मतलब एयर हाइड्रोजन में आ गया। ठीक है, आपका ये जो आ गए इसके डायामैग्नेटिक के पार्ट आ गए जो आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसमें अगर आप बोले पैरामैग्नेटिक की तरफ जो आपका कम अट्रैक्ट होता है तो आप इसमें बोल सकते हैं एल्यूमिनियम अट्रैक्ट होता है लेकिन कम होता है मैग्नेट की तरफ। और इसमें आपके अल्कली मेटल लाइक सोडियम वगैरह ये सब जो आते हैं, अल्कलाइन मेटल भी इसी में आ जाएगा। कुछ ऑक्सीजन आपकी इसमें आ जाएगी, अट्रैक्ट होती है अगर कम होती है तब। अब आपका अगर फेरोमैग्नेट की बात करें तो इसमें आएंगे जो हाईली मैग्नेटिक होते हैं, लाइक आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया डायामैग्नेटिक कौन से हैं, पैरा कौन से हैं, फेरो के कौन से हैं, ये समझ में आ गए। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, हम वो भी अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इरेज कर देती हूँ बोर्ड को ज़रा, एक सेकेंड। पहले पैरा लिख दिया, फिर डाया, फिर फेरो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होता है, ये आपका पैरामैग्नेटिक जो होता है आपका नॉर्मली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, डाया आपका क्या करता है, रेपल होता है। और फेरो आपका क्या होता है, ये आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर हम इसका बेसिस का देखते हैं तो वो होता है ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब क्या होती है मैं उसमें नहीं जाऊँगी, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन करवाने में आपको 1.5 2 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज फिर वो पूरा चैप्टर भी पढ़ाना पड़ जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी होती है आपका, सिर्फ इसको डिनोट करते हैं हम इस जाई से। ठीक है, इस तरह से बनता है, ये एक्स होता है ना, बस एक्स को थोड़ा सा ऐसे घुमा के बनाते हैं जाई से। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ याद रखना है क्या कि आपका अगर डायामैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछ सकता है, तो ये आपकी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है एंड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। अच्छा गाइस, इसके लिए तो ना बल्कि आप फेरो एंटी फेरो सबके लिए चेक कर लेना, मैं खुद ही बता दूँगी, ये स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। अब अगर डाया की बात करें हम तो ये कैसी होती है हमारी, ये होती है स्मॉल एंड निगेटिव। तो इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, क्योंकि मैग्नेट की तरफ ये भी हल्का अट्रैक्ट हो रहा है और ये हल्का रेपल हो रहा है। अब ये अट्रैक्ट हो रहा है तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया और ये रेपल हो रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फेरोमैग्नेटिक की तो ये बहुत लार्ज होती है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसलिए लार्ज होती है। लार्ज कितनी लार्ज होती है, मतलब मोर देन 1000 होती है। और ये वाली अराउंड 1 रहती है। ठीक है, ये भी समथिंग अराउंड 1 रहती है मगर निगेटिव की रहेगी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी चल गया पता। अब उसके बाद एक और आप देखिए, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, अब ये जो होती है आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये आपकी म्यू आर से डिनोट कर रही हूँ मैं, ये आपकी अराउंड 1 रहती है, 1 के नियर कुछ रहती है। होती तो बेसिकली ये ऐसे है, 1 से बड़ी होती है और 1 में एक कोई बहुत छोटा सा नंबर ऐड कर दो तो उन दोनों के बीच में आएगी, बट हम अराउंड 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी डायामैग्नेटिक की, तो ये क्या होती है, ये आपकी होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब पॉजिटिव होगी आपकी लेकिन 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे भी अराउंड 1 है तो ये भी आपकी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, और अगर अब हम बात करते हैं इसकी फेरोमैग्नेटिक की, तो इसमें तो बहुत बहुत लार्ज होगी। ठीक है, मतलब मोर देन 1000 हो जाती है। ठीक है, परमिएबिलिटी, और पॉजिटिव तो है ही है हमारी। निगेटिव सिर्फ इसके लिए याद रखिए आप, ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक में, क्योंकि हमारा जो जाता है दूर जाता है। और याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो अगर आप ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले D आता है, तो जो सबसे पहले आया वो दूर भाग गया, लेकिन जो बाद में आए उनको थोड़े थोड़े मैग्नेट्स की जो है वैल्यू समझ में आई तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, अब अगर आपका टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
ये याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक के केस में हम डिनोट करते हैं 1/T से। इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है डायमैग्नेटिक। और इसमें हम फेरोमैग्नेटिक में डिपेंड करते हैं 1 Tc से। टी क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और टी हमेशा ज़्यादा होगा Tc से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी क्यूरी-बोयल्स लॉ अगर आप देखेंगे ना तो वो भी आपका इसी तरह का होता है, उसमें सी और यहाँ पर थीटा माइनस टी सी आ जाता है। बेसिकली वही चीज़ें, बस डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो अगर इनका हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनाती हैं, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म होता है या कैसा होता है, तो देखो ये वाला जो होता है हमारा, ये भी आपका वीकर से स्ट्रॉन्ग, वीक होता है, वीक से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये भी सेम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। स्ट्रॉन्ग, और ये वाली भी आपका वीकर होता है, फिर वीकर से स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब जुड़ते जाते हैं डोमेन, तो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, ये दोनों स्लो स्लो होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट इनके बारे में। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें गाइस, जैसे क्यूरी बेस लॉ है और बहुत सी हैं चीज़ें, तो मैं उनको देख लूँगी, पढ़ा लूँगी आपको क्लास लेके, पॉसिबल रहेगा तो। तब देखेंगे जब आएगा उनका टाइम। अभी मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी थी और आपको एक तरह से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्वेश्चन आ जाएगा इनटू बेस, तो आप कर देंगे। ठीक है, ये वाला टेबल सिर्फ याद रखिए और हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा ना एंटी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, वो सब भी होता है, तो मैं देख रही थी अगर उसके बेस पे भी अगर कुछ मिल जाएगा ना, मैं आपके साथ या तो ना ग्रुप में शेयर कर दूँगी, कोई टेबल मिल जाएगी अगर मुझे बनी बनाई कहीं इस टाइप की ना, तो मैं आपको वो टेबल या तो बना के शेयर कर दूँगी। अगर नहीं मिली तो असल में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी देखो ना टाइम 3:30 बज रहे हैं, मैं रात के 3:30 बजे बैठ के अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड कल तो ऑफ है मेरा, खैर तो कल तो मुझे कुछ काम वैसा नहीं है, इसीलिए मैं कर भी पा रही हूँ, बट घर का तो रहता है यार इशू ना। खैर चलिए मूव करते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा मैथ्स का था। मैथ्स है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन मोशन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। अगर अब आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी क्या होती थी, 1/h/p होती थी। p इज मोमेंटम, इसको आप क्या लिख सकते हो, h/mv। ठीक है, अब अगर हमारा ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो आप यहीं से भी समझ सकते हो देख के कि मास के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, पर ठीक है चलो हम एनर्जी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एनर्जी की फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, √2/m। अब ये कैसे आता है, अब इसको भी आप v की जगह यहाँ पुट कर देते हो, ये वाली चीज़। अब ये पूरा मैंने वहाँ पे डेरिवेशन करवाया है चैप्टर में, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, बता देती हूँ। एनर्जी क्वेश्चन क्या होता है, ½ mv² होता है। अब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2E/m और अंडर रूट का ये इक्वल्स टू v, ये आ जाएगा। तो v की जगह अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये m अंडर रूट के बाहर था और यहाँ एक अंडर रूट का m आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी अंडर रूट का m बच जाएगा, तो वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास जितने भी पार्टिकल हैं सबकी एनर्जी सेम है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये तो आपका सेम ही रहता है, बचता है क्या वेरिएबल, सिर्फ एक मास रह जाता है। तो हमारा जो वेवलेंथ होगा वो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी। अब जो आपको ऑप्शंस में गिवन है, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है ना, इसका मास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो ये वाले चैप्टर करवाए थे इसके बहुत से न्यूमेरिकल्स इसीलिए करवाए थे मैंने, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आई डोंट नो कितने लोगों के दिमाग में बैठी, कितनों के में नहीं बैठी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A positron of an antiparticle of an electron having the same mass but opposite charge of electron, मतलब आपका मास सेम है और चार्ज अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का एग्जांपल,
द मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड एनिलेशन ऑफ द मैटर। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और अगर आपका जुड़ के एक नया बनता है तो भी आपकी एक एनर्जी उनमें आती है। अब अगर आपका सिर्फ एक चीज़ होती है, लाइक आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है 0.511 जो निकलती है। बट सिंस यहाँ पर क्या निकल रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका एनिलेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे वो गलती से मुझसे ओवरलैप हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि वहाँ 2 हो गए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। ये याद रखना, ये अगर आपकी 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो आपकी 0.511 होती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली चीज़ आप याद रखना गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सब कल करवा दिए ना मैथ्स को, आप मैथ्स के आपके, और जो मैथ्स में आपके मैंने कल वो छोड़े थे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के, वो मैंने आज करवा दिए थे। आपका जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, उसमें करवाए वाले क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अब चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन में है, देखिए यार, ये वाला क्वेश्चन ना एक थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन आया है, लेकिन इस क्वेश्चन का भी आप फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, उसमें क्या होता है, आपका अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया होता है कि अर्थक्वेक आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, कहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को निकालने का। तो अगर वैसा क्वेश्चन अगर शिफ्ट 2 या 3 में आया होगा तो मैं बता दूंगी। अदरवाइज मुझे जितना याद आ रहा है वो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था उस तरह का क्वेश्चन, तो जब मैं 2016 का पेपर डिस्कस करूँगी तब बता दूँगी, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, आपकी एक अल्ट्रासोनिक पल्स है जो आपका एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हुई है, और यहाँ पर आपका मेटेलिक बार कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब इतने थिकनेस की एक मेटेलिक बार है, उससे उसको क्रॉस करवाया गया है। एक बार जब वो रॉट कराई है तो उसने इतनी टाइम लिया है, फ्लॉ डिटेक्शन के लिए करवाया है। तो पहले शायद जो वो विदाउट फ्लॉ ही होगी तो इतना टाइम लिया होगा, विद फ्लॉ उसने इतना टाइम लिया होगा। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लॉ निकालना है फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टील बार। अब सपोज ये स्टील बार है, यहाँ पर ये कुछ फ्लॉ है। अब आपको निकालना है कि ये फ्लॉ तक का डिस्टेंस कितना है। देखिए गाइस, अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आपकी जो भी थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है, थिकनेस ऑफ द प्लेट मतलब बेसिकली ये होता है आपका ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर आपने पहले यहाँ से यहाँ तक का मूव करवाया है तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, पूरी थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर हो गई। जब हम फ्लॉ के पास तक का देखेंगे तो हमारा ये फ्लॉ के तक का जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन वाली देखते हैं जो हमारी पूरा इम्प्लॉयड फॉर एनी पॉसिबल लेना मेटेलिक ठीक है। अब आपका अगर जब आप थिकनेस जब आपका पूरा ट्रैवल करता है वो, उस वक्त अगर हम टाइम देखेंगे, वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा जब वो पूरा ट्रैवल करेगा तो उसको 90 सेकंड लगेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो, इंटू वेलोसिटी और इंटू टाइम जितना लगा। बेसिकली आपका क्या है, अगर आप उस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, वेव जाएगी और लौट कर आएगी, 2 बार ट्रैवल करेगा, तो इसलिए इसको 2 इंटू एस कर देते हैं, ठीक है। बेसिक बस सेम 2 इंटू एस कर दिया। और ये आपका क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर एस क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब पहले केस में हमारा पूरा थिकनेस के बराबर का डिस्टेंस लेना है, तो हम चलिए वो पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी हमें पता नहीं है, टाइम हो गया 90 माइक्रो सेकेंड। अब आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2/6, तो 1/3। वेलोसिटी आपकी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। सही आ रही है, मेरी गलती तो नहीं करी मैंने, देखो 90 आ जाएगा, 3 आ गई, 2/3 सॉरी 2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमें पता चल गई हमारी वेलोसिटी। अब हम दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कहा गया है, 2 इंटू हमारा डिस्टेंस है ये फ्लो तक का जो हमें निकालना ही है, वेलोसिटी इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको पहुंचने में, यहाँ तक 45 माइक्रो सेकेंड। अब वेलोसिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाली थी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे कितनी, 2/3। अब इसको जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये 30, ये 15, तो आपकी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आई नो कि अगर आपने इस तरह की इक्वेशन नहीं पढ़ी है, पहले नहीं देखी है, तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है इसको,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे ना दिमाग और इस तरह से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लाइक जा रही आ रही है तो इसके ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस पता है, ये इतना तक तो आप लोग पहुंच जाते हैं इसका, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लिकेशन पे नहीं पहुंच पाते। और फिर एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, ये नहीं पहुंच पाते। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, फिजिक्स का पेपर गाइस जब देखेंगे ना इसका एटीसी का, तो ज़्यादातर कई क्वेश्चंस में ऐसा दे रखा होता है कि आपका एक इक्वेशन से पहले एक वैल्यू निकलती है, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है या एज इट इज़ पुट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटीसी में। खैर अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इन अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म द अरेंजमेंट ऑफ द मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ इज लैम्डा। आपकी एक वेवलेंथ है प्रोड्यूस। अच्छा, मैंने आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का नहीं पढ़ाया था ना, फ्रेस्नेल का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको फ्रॉनर एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया था, फ्रेस्नेल नहीं पढ़ाया था, फ्रॉनल वाला पढ़ा दिया था। खैर चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इंटरफ्रेंस हो रहा है आपका, एक गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ये आपका इंसर्ट कर दिया गया है, और थिकनेस ऑफ जो स्लैब है वो कितनी है, 7 माइक्रोन। तो माइक्रोमीटर मतलब -6। द सेंट्रल फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड टू 6th ब्राइट फ्रिंज। ओके, अभी तक हमने क्या देखा था, हम निकालते थे कि हमारा अगर डिस्टेंस हम शिफ्ट करवा रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, मतलब कितना डिस्टेंस को शिफ्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, इन्होंने बता दिया है कि उसने इतना डिस्टेंस जो है ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है और शिफ्ट करके वो 6th पोजीशन पर पहुँच गया है। अब निकालवाना क्या, अच्छा वेव लेंथ निकलवाई है इन्होंने। तो देखो गाइस, अगर आप इसका वैसे फ्रिस्टल बाई प्रिज्म का नहीं पढ़ा है हमने, बट ठीक है, हम इस तरह से चलने की अगर कोशिश करते हैं, डिस्टेंस को अपना हम मान लेते हैं, डिस्टेंस जो हमारा जितना हमारा शिफ्ट होता था, वो शिफ्ट जो होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, कैपिटल डी। इसको मैं शिफ्ट को एस से डिनोट कर देती हूँ, कैपिटल डी म्यू -1 टी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है और शिफ्ट हमें गिवन है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं फ्रिंज विथ वाला, तो गाइस अगर आपको फ्रिंज विथ का फॉर्मूला याद होगा तो वो क्या होता था, एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता था हमारा फॉर्मूला, ये होता था ना, ये स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होता था। इसको फॉर्मूला लिखता था, एक तो ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपका वो नहीं है, सही लिख रही हूँ, सही वही था, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही है। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि आपका डी इंटू फ्रिंज विथ अपॉन में कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा, आप ये चीज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ, इस फॉर्मूले में वेवलेंथ लाने के लिए, लेकिन इस फॉर्मूले में तो हमारा फ्रिंज विथ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि फ्रिंज विथ कंपैरेटिव टू बाकी चीज़ों के बहुत कम है, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हालांकि आप जब इसको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आता है, वो भी मैं अभी बता दूंगी आपको, लेकिन अभी मैं फ्रॉनर वाले से आपको ले जा रही हूँ। हमें नहीं पता है फ्रिंज विथ, तो फिलहाल के लिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये शिफ्ट इनटू डी अपॉन में कैपिटल डी की जगह आप लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा इक्वल्स टू ये डी और कैपिटल डी तो हट के क्या रहेगा, म्यू -1 टी। ये जो है ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, इसको आप याद कर लो। ये क्या है, ये शिफ्ट होकर कौन सी विथ जो है, कौन सी फ्रिंज विथ के जगह पर चला गया, ये वो चीज़ है। और बाकी आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका कुछ बचा ही नहीं। अब तो क्वेश्चन में 1.50 -1, थिकनेस कितनी है 7 माइक्रोन, डिवाइडेड बाय आपका शिफ्ट कौन सा हुआ है 6 अब आप यहाँ माइनस करोगे तो -0.5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.5/6 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको कट करोगे तो ये आपका 6 5 और 50 आ जाएगा, तो आपका 8 जाते एंड देखो 5 8 आ गया, तो देखो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बस इसमें क्या था, ये वाला फॉर्मूला का गेम था। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले अच्छी तरह कर लेना, उसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वेव ऑप्टिक्स में से फॉर्मूला पे बेस्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया था। ओके, दिस इज द क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
अब आपका पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है। तो देखो पार्टिकल नेचर देखते ही तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, 100% होगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो देखो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वो शो ही करेगा। तो एक ऑप्शन तो ये सही है। अब हम अगर बाकी कंसीडर करते हैं तो देखियो एक ऑप्शन हमारा ये भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब हम एक्सरे से इंटर स्पेसिंग निकालते थे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमारा ब्रैग्स डिफ्रैक्शन होता था, है ना। तो इसीलिए हमारा ये तो गलत हो सकता है। तो अब बचेगा क्या, क्रम्पटन इफेक्ट। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने उस केस में बताया अगर आपको क्रम्पटन इफेक्ट नहीं पता है क्या होता है। बाकी जब मैंने आपको ये वाले चैप्टर पढ़ाया था ना, ये वाले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई थी, तब हाँ मैंने एक लाइन के स्टेटमेंट में आपको बताया था क्रम्पटन इफेक्ट के बारे में। और फिर मैंने कहा था ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में अगर टाइम बचा तो, बट टाइम नहीं बचा तो नहीं पढ़ेंगे, बट ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब आपसे अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बताए पूछी गई है। देखो यार इसको ऐसे मत आप रखना, इसको याद रखने का तरीका देखो। सबसे पहले एक होती है ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, ये मेरे ख्याल में सबको पता होती है, और वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके होती है हमारी 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। फिर अगर आपने देखो अगर एक इंग्लिश का टर्म आपने सुना होगा इंफ्रा, ठीक है। इंफ्रा से मतलब क्या बनता है, इन्फीरियर, जो अपने आप को कमतर समझता है, जो कम होता है, ठीक है। जो इससे कम है दैट इज़ इन्फीरियर, तो मतलब उसको कैसी वेव कहते हैं हम, इंफ्रारेड वेव्स। तो वो कैसी हो गई आपकी, लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। और जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता है तो अल्ट्रा, जिसको कहते हैं ना अल्ट्रा, भैया तुम तो प्रो हो, प्रो आजकल बोलने लगे हैं, पहले अल्ट्रा बोलते थे। तो अल्ट्रा, तो अल्ट्रा सोनिक जो होती है अल्ट्रासोनिक वाली, उसमें आपकी क्या होगी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, तो मोर देन, चाहे 20 किलो हर्ट्ज से, ठीक है। इसको आप इस तरह से लगा सकते हो। बाकी मैंने जब आपको ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो चैप्टर था वेव मैटर वाला, उसमें मैंने आपको एक पूरा चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है गाइस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शुगर सोल्यूशन इन अ ट्यूब ऑफ द लेंथ। अच्छा ये क्वेश्चन भी गाइस इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन सेम 2016 में भी आया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2018 में, ठीक है। इसलिए ही मैं कह रही हूँ 2018 के पेपर बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चन सेम टाइप के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर आपका क्वेश्चन है शुगर सोल्यूशन इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 2 डेसीमीटर। आपको लेंथ कितना गिवन है 2.0 dm, ठीक है। अब क्या कहा है आपसे, ऑप्टिकल रोटेशन हो रही है, वो कितनी हो रही है 12 डिग्री। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब ये एक स्टेप एक बार हुआ है हमारा कंडीशन, इसके बाद हमने सेकंड राउंड जब चलाया है तो सेकंड राउंड में हमारा क्या हुआ है, जो कंसंट्रेशन थी वो पहली वाली कंसंट्रेशन की हाफ हो गई है। और आपकी अब जो है लेंथ की जो ट्यूब है वो 3.0 dm हो गई है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा ये पता चलेगा। तो देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक क्वेश्चन से पहले एक वैल्यू निकालते हैं। आपको थीटा गिवन है, लेंथ गिवन है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आपको अब मैं बताऊँ कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो आपका एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन का, ठीक है, ये आपका 11th क्लास का में आता है, ऑप्टिक्स में आता है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है इसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस इक्वल्स टू ये जो आपका हुआ है रोटेशन वो डिवाइडेड बाय एल सी, ठीक है, लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय एल आपका कितना है 2.0 इंटू सी, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब आपका कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का यूज़ करना है तो हम कंसंट्रेशन इधर से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 6/s, 6/s ये आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारी नई कंसंट्रेशन है वो पुरानी वाली कंसंट्रेशन की हाफ है, तो हम इसमें हाफ पुट कर देंगे, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3। तो कितनी आ गई आपकी नई कंसंट्रेशन 3/s। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल्स टू थीटा बाई एल सी। हमें अब क्या निकालनी है रोटेशन थीटा, तो थीटा निकालने के लिए हमारा ये क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा एस एल सी। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, एस की हमें गिवन नहीं है तो अभी ऐसे ही रख देते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। एल हमें कितना होगा, एल हमारा 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा इनटू हमारा सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमारा कितना आया था 3/s,
3/s हम पुट कर देंगे। एस से एस हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 9। इस बच्चे का भी 9 है, ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया होगा ना समझ में। इसमें आपको स्पेसिफिक रोटेशन का ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका पहले भी आ चुका है क्वेश्चन 2016 में भी, सेम स्पेसिफिक रोटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द मोमेंटम p ऑफ अ फोटोन एनर्जी। अब देखो यार, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब अब इसमें मैं मतलब पढ़ाऊँ भी क्या नहीं पढ़ाऊँ। देखो ये आपको मैं करा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरह से वेव ऑप्टिक्स में। एनर्जी इक्वल्स टू पी सी होता है, यहाँ से आपको मोमेंटम की फॉर्म में निकालना है, तो एनर्जी बाय सी इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला। बस क्या होता है ना, थोड़ा सा ना घुमा ऐसे देते हैं ना क्वेश्चन को लिखने का तरीका। कोई सोचेगा कि अच्छा मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताना है और सी नहीं है, क्या है क्या नहीं, इस तरह से कोई कंफ्यूज हुआ तो हो सकता है, अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन रहे तो बिल्कुल मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ मैटर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, इसके साथ आपकी जो मैटर वेव्स है, जो इसके साथ साथ वेव्स चल रही हैं, उनकी सबकी देखो दो वेलोसिटीज़ होती हैं ऐसी वेव्स की। एक होती है फेज वेलोसिटी और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है, वो मैं भी बता दूंगी। लेकिन अब आपके अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो इसके साथ जो वेव चल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी तो उस वेव की वेलोसिटी तो उतनी ही होगी ना जितनी आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर इसकी एक है तो इसकी, अगर ये पार्टिकल आपका एक की स्पीड से आगे भाग रहा है तो इसके साथ जो वेव अटैच है वो भी उतनी स्पीड से आगे जाएगी। ऐसा थोड़ी है पार्टिकल यहाँ पहुँच गया वेव यहाँ रह जाएगी, साथ साथ चलेंगे तो आपकी इक्वल वेलोसिटी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको पहले इसकी फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो गाइस, अगर आप इसका क्या कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका डेल ई अपॉन में डेल पी। मतलब इसको आपको एनर्जी को करना होता है डिफ्रेंशिएट मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। अब एनर्जी को मोमेंटम के रिस्पेक्ट में करना है तो एनर्जी को पहले हमें मोमेंटम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा p²/2m, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। अब आपका यहाँ पर 2m एक तरह से कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो 1/2m हम बाहर निकाल सकते हैं और p² का आपका कितना आ जाएगा 2p। ये अटक क्यों गया, ये आ जाएगा 2p। ठीक है, टू से 2 कैंसिल, आपका क्या रह जाएगा p/m। अब अगर आपको याद हो तो मोमेंटम हमारा क्या होता था, मोमेंटम होता था हमारा m/v। तो यहाँ से हमारा मोमेंटम p/m को हम क्या लिख सकते हैं v। गाइस पीछे से शायद बिल्ली की बोलने की आवाज़ आ रही होगी, वो मेरी पेट है तो अभी शायद उसका उठ गई है, पता नहीं क्यों आज नींद में से वो, तो उसी की आवाज़ें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगर वो हो रही होगी, लेकिन अब मैं उसको ना कुछ कह भी नहीं सकती। खैर अगर हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी की, तो फेज वेलोसिटी में कुछ डिफ्रेंशिएशन वगैरह नहीं होता है। ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है यार, क्योंकि बहुत सारी आपकी इकट्ठी हो जाती है ना, तो सबका अलग अलग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अलग अलग, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फेज वेलोसिटी तो आपकी एक ही होती है जो डायरेक्टली होती है एनर्जी अपॉन में पी। यहाँ पर आगे ना आप एनर्जी की जगह फॉर्मूला पुट कर सकते हो p²/2m बाई पी। पी से आपका ये टू हो जाएगा, आपका क्या रह जाएगा p/2m। ठीक है, इसको p/m की जगह आप v रख सकते हो, p/m की जगह आप क्या रख सकते हो v, तो आपका क्या आ जाएगा v/2। तो आपकी फेज वेलोसिटी कितनी आ गई, ये पार्टिकल से मत कंफ्यूज करना, फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी एंगल की वजह से जो आती है, ठीक है। फेज वेलोसिटी कितनी आ गई v/2 और ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ गई v। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। अब अगर आपको वेलोसिटी नॉर्मल कभी गिवन हो कि वेलोसिटी इतनी है, ग्रुप वेलोसिटी कितनी आएगी, तो सेम वही आएगी और फेज वेलोसिटी उसकी हाफ हो जाएगी। तो अगर कंपेयर करें कौन ज़्यादा होगी, आपकी ग्रुप वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा आएगी आपकी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपका रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी ने मेरे रिलेटिविटी के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है सॉल्व। खैर फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द टोटल एनर्जी इतना। आपको टोटल एनर्जी दे रखी है और आपको स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले आपको रिलेटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, E इक्वल्स टू E नॉट, हाँ मतलब E नॉट लिख दो आप, वैसे होता है E नॉट। क्या होता है आपका E नॉट होता है MC² M0, E नॉट अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ द फास्ट मूविंग। अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दिया है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपको 0.511 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और टोटल एनर्जी जो हमारी एसोसिएटेड है वो कितनी गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें बस आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। आप इसे इधर लिया और इसे इधर लिया हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.511 डिवाइडेड बाई 2। और अब आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दो। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो 0.25/4 माइनस 1 तो 4 7.5/5। और अगर अब इसको हम कट करते हैं तो क्वेश्चन, अच्छा नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको आप एलसीएम लेके करना पड़ेगा। इसको मैंने जो रिलेटिविटी करा है, हाँ उसको पूरा मतलब यही है। अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा काट पीट के। अगर आप करोगे कैलकुलेट तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, अगर नहीं आता है ऑप्शन में अब तो अभी आप ना वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके देखो। अगर नहीं आता है तो फिर इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना कि नहीं आया आपका आंसर, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सिखा दूँगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अब मैं करने बैठूँगी ना टाइम भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिहेव एज डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि ये एक तरह से आपका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर कैसे होता है कि आपकी अगर कोई आपने चिप बनाई, ठीक है, इसके ऊपर आप ये लगा देते हो तो ये आपका तो ये आप में करंट वरंट फ्लो नहीं करता है। आपके कैपेसिटर होते हैं उसके बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनमें से देखो टंगस्टन आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता भैया। बल्ब में लगता है टंगस्टन तो बल्ब कैसे जलेगा। कॉपर भी नहीं होता। जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर होता है तो इस सेमीकंडक्टर में भी आपका करंट फ्लो करता है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचता है क्या, माइका। माइका होता है। बाकी आपने सुना भी होगा माइका वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ये इंसुलेटर की तरह ही हमारा माइका वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक, मतलब आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सॉरी, तो इसका जो आपका आएगा रेशियो वो किसके इक्वल आएगा, आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो देखो गाइज ये क्वेश्चन कम्प्लीटली आपका उस तरह से सॉल्व हो सकता है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसका क्या होता है। आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो हम MLT वाला लगाते थे, और उसको लगा के आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। मैं वैसे फ़िलहाल के लिए बता देती हूँ क्या होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो ये होता है आपका, करंट भी इन्वॉल्व हो जाता है ना इसमें, इसलिए M-T-2 करंट -1। मैग्नेटिक फील्ड का होता है M-L-T-2 करंट -2। अब ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, आपका रह जाएगा करंट -1। ये मतलब ये भी कट हो जाएगा तो ये आपका जो आएगा, इसको सॉल्व करके फाइनली वो आएगा आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है ना, तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ, M तो है, कैंसिल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो उसका होता है ना, सॉरी गाइस मैंने गलत कर दिया। ये फ्लक्स का होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, ये मैंने गलत लिख दिया। मैग्नेट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वाला तो सही लिखा था, M-L-T-2 L-1। एम्पलीट्यूड ऑफ आपका ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है ना, मैंने गलती से फ्लक्स उधर लिख दिया था। तो ये आपका आता है L-1 इंटू आई। ठीक है, ठीक है, ये आता है। और इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली आ जाएगा, इसको सॉल्व करके तो मैं क्या लिखती हूँ, इसको आप लिखोगे ML²T-3I-2। और यही जो होता है वो आपका इम्पीडेंस का होता है। खैर ये मुझे पता था,
ये वाले ये मुझे पता थे, मतलब अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप फार्मूला रख के अगर इनको निकालूंगे तो ये निकल ही आएंगे। और उसके बाद आपको ये मैच किससे करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से इम्पिडेंस दे रखा है, बाकी आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसमें आपका रेशियो ऑफ फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। देखो यार, अभी हम लोग पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। फेज वेलोसिटी हमारी कितनी होती थी, v/2। ग्रुप वेलोसिटी हमारी कितनी होती थी, v। हमें फेज टू ग्रुप का रेशियो पूछा है, तो फेज वेलोसिटी हमारी v फेज इक्वल्स टू v ग्रुप। लिखेंगे हम v/2 इक्वल्स टू v। इसको अब हम ये 2 इधर से इधर आ जाएगा तो इसको 2 वी कॉमन कट जाएगा आपस में, तो क्या रह जाएगा 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना एस्टेब्लिश्ड द ट्रांसफर नेचर ऑफ द लाइट। देखो गाइस, ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ऐसे ऐसे वेव जारी होती है, पोलरॉइड लगाते हैं हम, पोलराइजेशन होता है और हमारी एक डायरेक्शन में वेव निकल कर आती है, तो ये हमारी क्या पता चलती है, ट्रांसवर्स नेचर। अब अगर ये वेव मान लो ऐसी लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल में होती है तो वो हमारा नहीं पता चलता है। इस तरह की जो वेव निकल कर आती है ट्रांसवर्स में, तो ये हमें पता चलती है पोलराइजेशन से। डिफ्रैक्शन से हमें दोनों पता चलती हैं, ट्रांसवर्स भी मिलती है डिफ्रैक्शन से हमें, और लॉन्गिट्यूडनल भी मिलती है, दोनों मिलती हैं। बाकी पढ़ा दूँगी इसको अभी नेक्स्ट क्लास में ना गाइस। मैं आपका वैसे तो सेमीकंडक्टर सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे एक और जस्ट अभी याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड पढ़ के। डॉपलर इफेक्ट आपसे पूछा जाता है यार एग्जाम में, इसमें नहीं आया है 2018 में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आता था बहुत, ये 2016 में तो बहुत आया है ये वाला, शायद 12-15 में भी आया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ये करवाऊंगी, टाइम बचेगा तो फिर उसके बाद मैं मटेरियल्स वाला टॉपिक ले जाऊंगी और फिर सेमीकंडक्टर, या मतलब वाइस वर्सा कर लेंगे कैसे भी, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोपगेटिंग थ्रू अ मीडियम। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो आपकी एक मीडियम से प्रोपगेट कर रही है, उसे आप किससे डिटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। करेक्ट ऑप्शन इज पीजो डिटेक्टर। देखो, इससे तो आप डिटेक्ट करते हो एम्पलीट्यूड, एनवेलप डिटेक्टर से। आपकी ये वेव होती है ना, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो सिर्फ इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कितना है वो एनवेलप की तरह ऊपर ऊपर कलेक्ट हो जाता है। सिमिलरली लाइट मीटर से लाइट का कुछ डिटेक्ट करते होंगे, ये वाला आई डोंट नो क्या होता है। बाकी करेक्ट ऑप्शन ये दे रखा है तो यही होगा। तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं थी। वो है तो वो है, रटा हुआ है किसी को तो रटा हुआ है। द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इन अ प्लेन ट्रांसवर्स डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये देखो यार, इसमें एंगल ऑफ ट्रांसमिशन पूछे है ना, प्लेन मैक्सिमम। देखो, मैंने आपको वो जो पढ़ाया था एक्सरे वाला डिफ्रैक्शन ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि वेव आती है ऐसे और ऐसे वापस चली जाती है, तो हिट करती है तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री पे हिट कर सकती है, मैक्सिमम 90 डिग्री पे हिट कर सकती है। तो मैक्सिमम कितना होगा आपका, 90 डिग्री होता है। आपका 180 पे तो प्लेन चला जाएगा, अब 45 डिग्री पे होता नहीं है, तो आपको पता है ना मैक्सिमम जो आपका इंसिडेंस और ये इक्वल होगा, ये आपका 90 डिग्री पे होता है। मतलब दिस इज लाइक, ये बताने वाली बातें नहीं थी, तो सब पता ही होता है सब वाली चीज़ तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन। एनर्जी ऑफ द क्वांटम रेडिएशन, क्वांटम में अगर आपकी जो एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में निकलती है, लाइट फॉर्म में निकलती है ना, किससे होती है वो, आपका फोटोन होता है। देख लो ऑप्शन, फोटोन देख लो। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन था, मतलब आप तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल मतलब ना, ये वाले मॉडर्न फिजिक्स और ये सब में तो आप बिल्कुल ना मतलब पढ़े हैं। अगर आपने ढंग से लेक्चर्स लिए हैं, सारे अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे सॉल्व विदाउट एनी, कोई भी परेशानी के बिना, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। अच्छा गाइस, मैंने आपको पोलराइजेशन पढ़ाया है, लेकिन इसके मैंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए थे, हालांकि मतलब जितने इंपॉर्टेंट हैं वो लिखवा दिए थे, लेकिन अब ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं तो ध्यान दो इनकी में। वेवलेंथ आपको ये दी है 762.9 नैनोमीटर। आर दिस एंड दिस, और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये कितना दिया है 1.5391 और 1.5392, ठीक है। और साथ में आपसे पूछा है एंगल ऑफ रोटेशन,
आप ये फॉर्मूला याद कर लेना गाइस, ये क्वेश्चंस आने के मतलब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी फॉर्मूले मैं आपको फिजिक्स के लिखवा रही हूँ ना इस पेपर में, उन्हें कहीं नोट डाउन कर लो। और बल्कि अभी मैं आपको जो भी पेपर करवाऊँगी 18, 16 और 15, 12 जो भी, उनके जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो। मैथ्स में जैसे मैंने कल आपको कॉचेस वाला बताया था, लैग्रांजेस वाला बताया था, उनको आप कहीं अलग नोट डाउन कर लेना, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस बाय क्रिस्टल प्लेन इस थिकनेस इतना, आपकी इतना थिकनेस पे आपका कितना प्रोड्यूस होगा आपको ये बताना है। तो देखो भाई, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कितना है? आपका राइट हैंड वाला जो है माइनस लेफ्ट हैंड वाला, मतलब अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा बड़ा उसको पहले रख देना, प्लस माइनस का साइन देख लेना। ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या आएगा यहाँ पर? डिवाइडेड बाय पोलराइज ऑफ द वेवलेंथ इतना ऑफ द थिकनेस 0.5, ये आ गया आपका थीटा इंटू वेवलेंथ अपॉन में थिकनेस। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बाकी इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पर माइनस करोगे तो ये तो आपका कितना आ जाएगा? 0.0001 इक्वल्स टू थीटा, लैम्डा का कितना है? 762.9 डिवाइडेड बाय ये आपकी कितनी है थिकनेस? माइनस 9, थिकनेस है आपकी 0.5 इंटू 10⁻³ -3, ये कट जाएगा, -6 ही रह जाएगा। ये हटा दो, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। आप इसको कट करके देखो आपका कितना आ जाएगा। कट करके देख लेना यार, फिर वो यहाँ नीचे आ जाएगा, उसको करके देख लेना तो आ जाएगा आंसर। ये सही है भाई, इस बंदे का ऑप्शन, सारे फॉर्मूले आते थे इसको, अच्छा बच्चा था, सिलेक्शन हो गया होगा इसका। आप लोग भी कर ले ना ऐसे सिलेक्शन, सारे आंसर सही लगा कर आना। देखो ये वाला भी सही लगा बच्चे ने, कितना अच्छा बच्चा है पढ़ने में। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं अपने इसको बताओ। ओह शिट, ये गलत हो गया बेचारे का, क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग सा है। वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय द हीलियम नियॉन लेजर कॉरस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन इन। आपका हीलियम नियॉन का, जैसे आपका रूबी लेज़र सुना होगा, बहुत सारे लेज़र्स होते हैं, तो एक हीलियम नियॉन का लेज़र होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है वो आपका किसकी तरफ ट्रांजिशन दिखाता है? हीलियम की तरफ या नियॉन की तरफ? ठीक है, जनरली इसको देखो, जो ज़्यादा बड़ा होता है ना वो ट्रांजिट करके उसकी तरफ ज़्यादा होता है, बट इट इज़ कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है तो पता है, हीलियम लेज़र के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, सो अब का करेक्ट ऑप्शन है टुवर्ड्स द न्यून एटम्स ओनली, और अब यही है करेक्ट ऑप्शन। आप फैक्ट है वो, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंटर एटॉमिक क्रिस्टल साइज। अरे भाई, सेम टॉपिक पे 3 क्वेश्चन आ गए। पहले ब्रेग्स डिफ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला दे दिया था, उसके बाद फिर आपसे वो पूछ लिया ट्रांसमिशन में एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि एटॉमिक क्रिस्टल का अंदर के जो साइज़ होता है उसको निकालने के लिए हम कौन सी रे यूज़ करते हैं? एक्सरे। ब्रेग्स डिफ्रैक्शन में क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे यूज़ करते हैं ना। जब टाइम मशीन मिल जाए तो फिजिक्स के तो सारे क्वेश्चन कर आएंगे हम लोग, है ना, 2-4 छोड़ के। देखो इसमें क्या बोला है, रे ऑफ लाइट है जो एक मीडियम क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज लाइट फाउंड टू बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, और वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो ये अभी मैंने 4 दिन पहले पढ़ाया आपको, पोलराइजेशन के केस में अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप उसको डायरेक्टली रिलेट करते हो tan थीटा से। ठीक है, फिर बाद में अगर कुछ वैल्यूज़ और आगे जो हम करते थे वो करते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ाया था मैंने उसमें। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, थीटा के बना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या होता है? √3, तो वो कितना आ गया आपका? √3। √3 कितना होता है? 1.73। गाइस मैं दोबारा एक बात बोल रही हूँ, आप लोगों को फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, ये वाला रिलेटिविटी जब पढ़ा रही थी उसमें करवाया मैंने आपको क्वेश्चन, ये वाला शायद। अ मीटर स्टिक, अ मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर की स्टिक है, मूव्स अलॉन्ग इट्स लेंथ, विद द सर्टेन स्पीड से वो मूव कर रही है। द अपरेंट लेंथ ऑफ मूविंग
मीटर स्टिक इज बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज इतना। देखो गाइस, इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपकी जो ओरिजिनल है वो 1 मीटर की है। देखो लेंथ वाले का फॉर्मूला क्या होता था, ओरिजिनल लेंथ हम इधर लिखते थे, जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी उसको हम यहाँ लिखते थे, और अंडर रूट हमारा मतलब इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते थे लॉरेंस फैक्टर से। ठीक है, तो हमारा ये आ जाता था। लॉरेंस फैक्टर क्या होता था, पूछ सकते हैं आपसे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रट लेना। अगर इनमें से कोई चीज़, कोई एक भी क्वेश्चन तुम में से कोई गलत करके आया ना बेटा, तो तुम सोच लेना, बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने तुम्हें। एक एक टॉपिक से 60 70 क्वेश्चन कराए हैं, गलत ना हो जाए एक भी क्वेश्चन तुम्हारा। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ गया 1, एल डैश कितना गिवन है 98, और इसको आप 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रख दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है करवा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को देखो। अभी फिलहाल यहाँ इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर एक को नहीं आता है बाकियों को आता है तो फिर बाकियों का टाइम वेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन एग्जिबिट्स द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। इसका ये क्वार्ट्स की वजह से होता है। वैसे आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, कॉपर नहीं होगा, एल्यूमिनियम, आयरन, मतलब ये लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करते हैं, क्वार्ट्स शो करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक का, उसमें कुछ भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता है। इलेक्ट्रिक का सिटी जब हम उससे पास करवाते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग होती है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन में तो होती नहीं है, तो क्वार्ट्ज इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय। ओके, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक है, ये आपका पहली बार किसने बताया था। देखो बताया तो आपको सबसे पहले था डी ब्रॉगली ने, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक उन्होंने किया है। ये आपके इसमें था भी, ये जो हमने पढ़ा था ये वाला चैप्टर, कौन सा चैप्टर था यार, ये वेव ऑप्टिक्स वाला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला चैप्टर, तो उसमें था भी। मैंने इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट आपको पूरा करके नहीं दिखाया था, बाकी इसका जो ये बता दिया था कि इसने सबसे पहले प्रूफ किया था। अच्छा गाइस, एक चीज़ में और आपको इस क्वेश्चन से मुझे याद आया, हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आते हैं हर साल, जो आपके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, या आपके कोई डायरेक्टली पूछा होता है, लाइक जैसे पहले था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, या ब्रेस्ट डिफ्रेक्शन क्या है। तो ऐसे जो मेन आपको है ना कुछ क्या बोलते हैं इफेक्ट्स हैं कुछ मेन, या कौन सा इफेक्ट को पहले किसने दिया था और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो इस तरह के फैक्ट्स कुछ आप देख लेना एक बार, इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन रिंग्स कैन बी ऑप्टेन बाय। अब देखो न्यूटन रिंग आप किससे ऑप्टेन कर सकते हो, बाय ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्टेड। देखो मैंने आपको बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के बताया था, यहाँ से आपकी वेव आती थी, यहाँ पर एक स्लैब रखते थे, इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नीचे आती थी, और नीचे यहाँ पर हमने एक लेंस रखा हुआ होता था। ये लेंस आपका एक स्लैब पर रखा होता था, यहाँ बीच में ये गैप नहीं होता है, टच होती है, ठीक है। अब क्या होता था, देखो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें से क्रॉस करके जब ये यहाँ पर आता है आपका, तो यहाँ पर ये पॉइंट पी पर से कांटेक्ट करता है और ये वापस लौट जाता है। और जब ये वापस लौटता है और यहाँ पे भी लौट रहा है, तो क्या होगा, आपके यहाँ पर जितनी भी वेव्स होती हैं वापस हो रही होती हैं, इनके बीच में होता है इंटरफेरेंस, और ये एक रिंग लाइक ऐसे शेप बनाती है। तो यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप लगा के जब ऊपर से देखते हो तो ये यहाँ पर रिंग जैसी शेप देती है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन रिंग। तो ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब सपोज अगर कोई वेव आती है, और अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारी की सारी वापस लौट जाएंगी, कोई कोई वेव यहाँ से क्रॉस करके अंदर भी आ जाती हैं। अब जो अंदर आ जाती हैं वो यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है उनके बीच में, और वो यहाँ पर एक कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये जो आप ऊपर से जो बंदा देख रहा है वो तो इस रिंग को भी देख सकता है, इस रिंग को भी देख सकता है, तो वो इस रिंग को भी देखेगा। इसको भी हम कहते हैं न्यूटन रिंग ड्यू टू ट्रांसमिशन। फॉर्मूला सेम रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है और एक दो फॉर्मूले बदल जाते हैं। वो क्या चेंज होता है, क्या बदलता है, वो न्यूटन रिंग वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वहाँ से प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। इससे हमें क्या पता चला कि न्यूटन रिंग हमारा ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों सिस्टम से बनती है, ठीक। नो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यूरी लॉ, एक्स माइनस सी बाई टी, एक्स माइनस सी बाई टी। अब देखो मैंने पता है मिटा दिया, ये लिखा है, एक सेकंड इरेज कर दिया शेट। टेबल 1/t टाइम पे, तो एक पे बताया था 1/t, तो ये किस में बताया था, वहाँ से चेक करना भी, जो टेबल बनवाई थी ना उसमें। और एक बताया था 1/t माइनस टी सी। तो ये जो निकल कर आती है, ये निकल के आती है
क्यूरी बेस लॉ से। और ये 1/t वाली जो निकल कर आती है, ये निकल कर आती है क्यूरी लॉ से। क्यूरी लॉ बेसिकली ये होता है x=c/t, और क्यूरी बेस लॉ क्या होता है, उसमें ये c ऊपर और आ जाता है, एंड सेम यही है। ठीक है, ये था फेरोमैग्नेटिक के लिए और ये था पैरामैग्नेटिक के लिए। हालांकि मैंने बोला था आप लोगों से चेक करके आने के लिए, लेकिन वही है, कोई चेक करके नहीं आता, तो फिर फेरोमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। और अगर आपको इसकी बजाय c/t - tc दे देता तो आपका क्या होता, फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन हो जाता। एक और इक्वेशन होती है क्लॉसी-मोसेट इक्वेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है इसकी, मतलब वो इन पे बेस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इक्वेशन है, ये डायरेक्टली पूरी इक्वेशन पूछ ली जाती है कि इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है क्लॉसी-मोसेट की। तो फिलहाल मुझे भी याद नहीं है, तो इसलिए आई वोंट से कि ये वाली थी। कुछ इसमें ए बी कांस्टेंट रहते हैं, अल्फा बीटा निकलता है, एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया याद पड़ेगा ना, तो याद नहीं है, बट देख लेना आप। बाकी अगर मैंने मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैं करवा दूँगी। Which of the following material most suitable for making the electromagnetic core of the transformer? यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ बनानी है आपको, मैग्नेटिक चीज़ बनानी है, तो ऑप्शन में जब आयरन गिवन है तो फिर कुछ आपको देखने का मतलब ही नहीं बनता। आयरन गिवन है तो बस खत्म बात है। Which of the following optical phenomena cannot be converted unpolarized light to the plane polarized light? मतलब ये जो अनपोलराइज लाइट आती है, इनमें से कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो इसको पोलराइज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। देखो, डबल रिफ्रैक्शन करोगे तो आप रिफ्रैक्शन में क्या होगा, आपका आएगा, टकराएगा, वापस जाएगा, फिर आगे वापस जाएगा, तो उसमें से कुछ तो एलिमिनेट होगी ही होगी। स्कैटरिंग में भी आपका बढ़ जाता है, रिफ्रैक्शन में भी चेंज होती है, डिफ्रैक्शन में भी बढ़ता तो है यार। अब एग्जैक्ट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अभी समझ पा रही हूँ मैं, क्या लग रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को 3-4 बार, तो इसका कॉन्सेप्ट याद आएगा। ऑप्टिकल देखना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द सेम डायमेंशन एज पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है, या आपकी पावर डेंसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, बेसिकली, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी होगी आपका। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ना, इसको मैंने तो ऐसे याद किया था पीपी, पॉइंटिंग वेक्टर की जो होती है वो इक्विवेलेंट किसकी होती है, पावर डेंसिटी की। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो गाइस, हमने 2018 का शिफ्ट 1 का जो है पेपर फिजिक्स का एंड मैथ्स का पूरा कंप्लीट कर लिया है। मतलब 60 क्वेश्चन, 60 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, 60 फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं, जिन पे बेस्ड हमारा कुछ नहीं आया ना, अगर इन पे बेस्ड तो कम से कम आपके 40 क्वेश्चन तो अगले पेपर में आएंगे 100% गारंटी के साथ, लिख के ले लो। हाँ, थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, लाइक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ये क्वेश्चन एग्जैक्ट के नहीं आएगा, लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपने पढ़ लिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। बाकी इफ़ यू गाइज लाइक माई एफर्ट तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। 4-15 हो गए, देखो पता नहीं अपलोड कब तक हो पाती है। देखो इंटरनेट इतना स्लो चलता है ना यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, मेरे इंटरनेट को चलता ही नहीं है। तो खैर चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बीइंग विद मी गाइज। और अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और मैं भी अब थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ, फिर आपका कल फिजिक्स के देखती हूँ, कोई लेक्चर लाती हूँ कल फिजिक्स का। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।